देखिए, अब बात करने जा रहे हैं एक, ये आपका एंडरसन ब्रिज है। एंडरसन ब्रिज को मैक्सवेल ब्रिज का मॉडिफाइड फॉर्म माना जाता है, पहली बात तो ये समझ लीजिएगा। और दूसरी बात ये है कि ये बहुत एक्यूरेट वैल्यू देने वाला ब्रिज है। अब वो ख़तरनाक बनाया गया है, उसमें तो एक्यूरेसी तो होगी। ठीक है, तो लिखिए कहानी। दिस इज़ द मोस्ट एक्यूरेट ब्रिज, दिस इज़ द मोस्ट accurate bridge to use the self inductance L of a coil, to use the self inductance L of a coil. This is the modified form of Maxwell's bridge. This is the modified form of Maxwell's bridge, Maxwell's LC bridge. मैक्सवेल्स एलसी ब्रिज, ये मॉडिफाइड फॉर्म है। अब ज़रा समझने की कोशिश करिए, इसको मैक्सवेल्स एलसी ब्रिज पढ़ा है, इसके पहले वाला है मैक्सवेल्स एलसी ब्रिज। हमने ज़रा नेमिंग चेंज कर दी है, वहाँ पर यहाँ R2 दिखाया था, वहाँ पर R2 दिखाया है। मतलब ये चेंज करने का मकसद ये है कि बताना कि भाई इसमें इसकी बपौती नहीं कि यहाँ पर R2 ही रहेगा, वहाँ R3 रहेगा, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ये जो ब्रांच है, वो जो ये वाली ब्रांच यहाँ कहीं भी हो सकती है। देखो तरीका क्या होता है इसमें। पहली बात तो मैक्सवेल में एक इसके साथ यहाँ पर या इसके साथ एक सी लगा हुआ था, कैप्चर लगा हुआ था, लगा था ना? नहीं, वो तो कहीं भी लगा सकते हैं ना, इस वाले ब्रांच में नहीं लगा था। आर के साथ में सी लगा हुआ था, तो यहाँ वो सी को रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, दूसरी बात, ये जो आपका ये वाला ब्रांच है, इस वाले ब्रांच में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया गया और एक कैपेसिटर लगा दिया गया। ठीक है, तो पहले करंट दिखा दी जाए इसमें कि करंट को किस प्रकार से आप करेंगे। अब इसमें Z1 Z2 वाला जो कंसेप्ट है वो दिक्कत करेगा, इसलिए किरचॉफ साहब का यूज़ करेंगे। मतलब इतने इतने ब्रिज बनने के बाद भी जो हीरो है वो किरचॉफ से। ठीक है, देखो ध्यान से, इसमें से करंट यहाँ गई आई। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अल्टरनेटिंग करंट को आप एरो से नहीं शो कर सकते हैं, क्योंकि उसी करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो हम शो कर सकते हैं। हम वो इंस्टेंटेनियस करंट शो कर रहे हैं, मतलब किसी क्षण एक करंट डायरेक्शन ये है, उसके बाद चेंज हो जाएगी। जब यहाँ पर करंट आएगी तो उसके 3 भाग हो जाएंगे, एक इधर, एक इधर, एक इधर। इधर हो गया I1, इधर हो गया I2, इधर हो गया I3। I1 ये इधर जाके ये रास्ता ये है, इधर तो बंद है रास्ता, तो इधर आपका आ जाएगा I2। ठीक है, और ये I1 यहाँ से आया, ये I2 यहाँ से आया, दोनों यहाँ मिल गए, और इधर दोनों मिल करके चलेंगे तो इधर क्या होगा I1 प्लस I2। ठीक है, ये I3 यहाँ आएगा, इधर रास्ते से जा नहीं सकता है, तो इधर I3 जाएगा। यहाँ पर जब आएगा, यहाँ पर I1 प्लस I2 आएगा और I3 आएगा, तो इसमें I फ्लो होगी, जिसकी वैल्यू होगी I1 प्लस I2 प्लस I3। डायग्राम समझ में आया? पर तो डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, फिर बात करें तो थोड़ा टेक्निकल प्रूफ है, क्योंकि टेक्निकल डायग्राम ही है। अब इसकी बैलेंस कंडीशन निकालनी है। अब बैलेंस कंडीशन जनरली एसी ब्रिज की क्या होती है, Z1 इंटू Z4 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3। लेकिन Z1 में ये ब्रांच कहाँ से घुसेड़ देंगे, तो यहाँ बैलेंस कंडीशन ऐसे लगा नहीं सकते। क्या तो दिक्कत हो रही क्या? अब ज़रा समझिएगा, कुछ लोग इसको दूसरी तरीके से बताते हैं, वो तरीका टफ माना जाता है। देखो ध्यान से, वो करते क्या हैं कि ये वाला जो टुकड़ा है ना, ये टुकड़ा या ये टुकड़ा, इसके टुकड़े अलग कर देते हैं और इसको आपका पाई नेटवर्क और टी नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। अब तुम सोच रहे हो कि पूछ रहे लें क्या होता है पाई नेटवर्क, क्योंकि हम तो भूल ही गए। ठीक है, तो पाई नेटवर्क और टी नेटवर्क से टफ लगेगा ये, इसलिए हम किरचॉफ लॉ से इसको बताते हैं। ठीक है, यहाँ कितने लूप दिख रहे हैं? 3 लूप दिख रहे हैं। एक लूप ये दिख रहा है, एक लूप ये दिख रहा है, और एक लूप ये दिख रहा है। और अल्टीमेटली आपको वैल्यू निकालनी है एल की। ठीक है, और बैलेंस कंडीशन लेके चल रहे हैं कि इस वाले ये यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होगी। भाई देखो, ये तो रास्ता चेंज कर दिया ना आपने, यहाँ पर करंट फ्लो नहीं किया, लेकिन ये करंट, ये रास्ता करंट का तो जाएगा ना, इधर से करंट अंदर एंट्री नहीं करेगी, तो उसकी बैलेंस कंडीशन भी आ जाएगी, एल की वैल्यू भी आ जाएगी। डायग्राम समझ में आया? अब हम बात करते हैं लूप 1 की। इन लूप 1 अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL। क्या होता है? सिग्मा V बराबर 0,
अब जरा यहाँ पर लफड़ा, माइनस प्लस का लफड़ा होता ही होता है हमारा सबके साथ। देखो मैं इधर से ये रास्ता मैं जो है तय करने जा रहा हूँ, यही रास्ता है, सावधान। मैं करंट के साथ जा रहा हूँ, यहाँ रेजिस्टेंस R1 आया है, तो पोटेंशियल क्या होगा, I1 R1 प्लस या माइनस, माइनस। 90% केस में ये प्लस बताया जाता है, लेकिन हम उन 10% में से जो माइनस बताते हैं, रीजन मैं बता चुका हूँ। देखो यहाँ जब गए तो अंदर एंट्री कर रहे हैं ना हम, इधर एंट्री कर रहे हैं ना, यानी करंट के, एरो ना लगाइए, करंट के अपोजिट एंट्री कर रहे हैं ना, तो करंट का अपोजिट करेंगे तो प्लस आएगा। इसमें क्या आएगा, I2 R। अंदर गए करंट के अपोजिट जा रहे हैं यानी प्लस लगाएंगे, और यहाँ पर C आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर C मतलब IR होता है ना, तो I हो जाएगा I2 और C हो जाएगा XC, इंडक्ट कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और बराबर 0। बात पकड़ में आई, यानी ये आ गया माइनस I1, कहीं गलती ना होने पाए, प्लस I2 कॉमन ले लें, यहाँ पर R प्लस XC 1/j⍵C होता है। तो ये कंडीशन यहाँ से निकल के आई। यहाँ से हम I1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो I1 R1 इज इक्वल टू I2 R प्लस 1/j⍵C। अगले स्टेप में I1 निकालेंगे तो ये R1 अपान में आ जाएगा, ये I1 की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। ऐसा करते हैं, I1 इसका इक्वेशन नंबर डाल दो 1, हम इसको इधर कहीं नोट के ले रहे हैं। I1 इज इक्वल टू I2 अपान R1 R प्लस 1/j⍵C। इसको इक्वेशन 1 यहाँ डाले दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने लूप 1 में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा दिया। अब लूप 2 में चलते हैं। इन लूप 2 अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। रास्ता हम ये वाला चुनेंगे। कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं, ये वाला रास्ता चुनेगा, ये रास्ता हमारा है। आपको पढ़ाया गया होगा, कैलकुलेशन का रास्ता डिसाइड करता है कि जो वोल्टेज होगा प्लस होगा या माइनस होगा। देखो हम यहाँ चल रहे हैं, पहले करंट के साथ चल रहे हैं, I2 और यहाँ C लगा है, तो I2 इंटू XC हो जाएगा ना, प्लस है माइनस, करंट के साथ माइनस, और प्लस यहाँ पर आए, देखो यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ पर आएंगे तो निगेटिव आएगा, मतलब करंट के अपोजिट आएंगे तो प्लस में आएगा। I3 इंटू R3 बराबर 0, यानी कि माइनस I2 और XC क्या होता है 1/j⍵C प्लस I3 इंटू R3 बराबर 0। यहाँ से I3 की वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो यहाँ से I3 इंटू R3 इज इक्वल टू आएगा I2 इंटू 1/j⍵C। तो यहाँ से I3 की वैल्यू आएगी I2 अपान j⍵C R3, ये I3 निकल आया, ठीक है। यहाँ फिलहाल इक्वेशन नंबर इसको 2 डाल दीजिए, यहाँ लिखे ले रहे हैं हम I3 इज इक्वल टू I2 अपान j⍵C R3, ये इक्वेशन नंबर 2 है। हमें चूँकि आगे इस्तेमाल करना पड़ेगा ना। अब आपके पास एक बड़ा सा लूप दिया है 1, इसमें किरचॉफ्स 3, इसमें किरचॉफ्स लॉ लगा दीजिएगा। हमें अल्टीमेटली L फाइंड करना है ना, तो आप लिखेंगे इन लूप 3 अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। देखो ध्यान से, हमारी कैलकुलेशन की डायरेक्शन यही रहेगी, ये ठीक। हम इधर चलना शुरू कर रहे हैं। करंट क्या है I1 प्लस I2, रेजिस्टेंस है R2, तो माइनस I1 प्लस I2 इंटू R2। अंदर गए, अंदर करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो प्लस लिखेंगे हम। यहाँ R4 में I3 करंट फ्लो हो रही है, तो I3 इंटू R4। L बचा, करंट के अपोजिट प्लस I3 इंटू इसको XL लिखते हैं ना, जो L का रेजिस्टेंस होता है उसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस पढ़ते थे। अच्छा एक मिनट, इधर गए तो इधर, ये तो यहाँ कुछ है नहीं, यहाँ हमको मिले करंट, करंट के साथ माइनस I2 इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू 0। देखो इसके पास I2 है और इसके पास I2 है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, ब्रैकेट खोल दीजिए, उठा करके ब्रैकेट खोल दीजिए, करंट की वैल्यू रखनी पड़ेगी ना आपको,
ब्रैकेट खोलेंगे क्या आएगा, माइनस I1 R2 माइनस I2 R2 प्लस I3 R3 प्लस I3, ये क्या होगा, j ओमेगा एल माइनस I2R बराबर 0 है। अच्छा I3R4 होगा। हाँ देखे रहिएगा भाई, बड़ा खतरनाक मंजर है ये। I1 और I3 की वैल्यू रख दीजिए उठा करके यहाँ पर, I1 और I3, I1 यहाँ पर है वो I3 यहाँ पर है। I1 और I3 की वैल्यू उठा कर रख दीजिएगा। I3 पूरे में कॉमन दिख रहा है आपको, देखो I1 की वैल्यू I2 के टर्म में है और I3 की वैल्यू I2 के टर्म में है, तो I1 I2 कर देंगे तो पूरे से I2 कॉमन हो जाएगा, इसलिए किया गया पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 एंड पुटिंग द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I3 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। गलती ना होने पाए बस ध्यान रखिएगा। I1 दो जगह कि एक जगह है, एक ही जगह है ना I1, और कहीं तो है नहीं, तो आएगा माइनस I1 की वैल्यू क्या आई, अरे दादा I1 की वैल्यू आई है I2/R1 इन ब्रैकेट R प्लस 1/j ओमेगा C इंटू R2, ये लिखा रहने तो माइनस। अच्छा इसमें से हम I2 कॉमन ले सकते हैं, दिख रहा है, तो I2 कॉमन ले लेंगे तो आएगा R2 प्लस R। इसमें से I3 कॉमन ले सकते हैं और I3 कॉमन लेंगे और I3 की वैल्यू क्या है, I2/j ओमेगा C R3 और ब्रैकेट में क्या आएगा R4 प्लस j ओमेगा L बराबर 0। ठीक है, कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, I2 कॉमन है ना, आप नोट करिए, पहले यहाँ तक नोट किया। अब देखो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ से I2 कॉमन ले लेंगे और यहाँ से I2 गायब हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ से I2 गायब हो जाएगा, यहाँ से I2 गायब हो जाएगा और ये बराबर 0 कर देंगे। लिखो तुम, नहीं हमारा कोई मतलब ही नहीं है, हम क्यों लिखें, बस गलती ना होने पाए, बस यही हमको बस ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं सामने वाले से भी कर रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, -R2/R1 R प्लस 1 चेक कर लें, -R2 प्लस R प्लस 1/R3 j ओमेगा C R4 प्लस j ओमेगा L बराबर 0। हाँ ठीक है, हाँ कहाँ j ओमेगा L, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ j ओमेगा C, जहाँ अपान में है वहाँ ओमेगा C होता है और जहाँ इनटू में है वहाँ ओमेगा L है। अब देखो I2 दो तरीके समझिएगा, ब्रैकेट यहाँ क्यों बंद कर दिया, I2 उधर जाके 0 हो जाएगा, एक ही तरीका होता है इधर, और दूसरा I2 मल्टीप्लाइड बाय दिस 0 है, इसका मतलब I2 0 तो हो नहीं सकता, तो ये वाला स्टेप 0 होगा, तो अगले स्टेप में I2 हटा दीजिएगा, इक्वल टू 0 लिख दीजिएगा। लिखना पड़ेगा ना भाई, आप कहो I2 उधर गया 0 हो गया, ऐसा कहा नहीं जाता है। I2 मल्टीप्लाइड बाय दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, यानी दो चीज़ का मल्टीप्लाई 0 है, तो दो चीज़ का मल्टीप्लाई 0 कब होता है, उनमें से एक चीज़ 0 हो, चूँकि I2 0 हो नहीं सकता है तो ये वाला स्टेप 0 हो जाएगा। तो जब अब ब्रैकेट खोल देते हैं, अब सावधान, ब्रैकेट खोल रहा हूँ, R2 भी इधर लिखा है, तो माइनस R2R/R1 माइनस R2/j ओमेगा C माइनस R2 माइनस R प्लस R4/j ओमेगा C R3 प्लस j ओमेगा L/j ओमेगा C R3 बराबर 0। गलती ना हो ये ध्यान रखिएगा कहीं कोई की लिखने में, इसलिए ये स्टेप अभी हम रब नहीं करेंगे, इस स्टेप को रब नहीं किया जाएगा। अब देखो जिसके पास J है वो देख लेते हैं, जिसके पास J नहीं उसको देख लेते हैं। यहाँ J ओमेगा कैंसिल हो गया। अब देखो ध्यान से,
इसके बाद जे नहीं है, माइनस आर टू आर अपान आर वन, इसके पास जे नहीं है, माइनस आर टू माइनस आर, और इसके पास जे नहीं है, प्लस एल अपान सी आर थ्री, ये बिना जे वाले हैं, ठीक है, और प्लस वन अपान जे, चूँकि वन अपान जे कॉमन होगा, यहाँ क्या आएगा, माइनस आर टू अपान ओमेगा सी, और यहाँ आएगा प्लस आर फोर अपान ओमेगा सी आर थ्री बराबर 0। अब आप रियल और इमेजनरी पार्ट को इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट, सही आ रहा है, देख लेते हैं, माइनस आर टू आर अपन आर वन माइनस आर टू माइनस स्मॉल आर प्लस एल अपान आर थ्री सी, वन अपान जे के साथ माइनस आर टू अपान ओमेगा सी, एक मिनट, माइनस आर टू अपान आर वन था क्या यहाँ पर, हाँ आर वन भी तो था, देख ले भाई, यहाँ पर जब ब्रैकेट जब खोला गया देखिए वहाँ आर वन नहीं अपान में है, ब्रैकेट जहाँ खोला गया है, जब ब्रैकेट खुला हुआ, ब्रैकेट कहाँ लगा हुआ है, अरे इसके ऊपर जहाँ से ब्रैकेट खोला है अपने, तो आर वन है नहीं नीचे, तो आर वन भी तो आएगा ना, यहाँ पर आर वन भी है, इसीलिए हम देख लेते हैं गलती ना हो जाए, आर वन ओमेगा सी प्लस आर फोर अपान आर थ्री ओमेगा सी। जैसे कल एक वीडियो पे हमारे कमेंट आया कि दिस क्वेश्चन इज़ रॉन्ग, क्वेश्चन नंबर 8 इज़ रॉन्ग, और हमने फर्स्ट वीडियो देखा, 8th क्वेश्चन देखा, तो उसमें कहीं प्लस माइनस गलती कर गए थे। अब दिक्कत पूरी एक्सरसाइज में हमने कई क्वेश्चन एक साथ डिस्कस किए, अगर केवल 8th होता तो डिलीट करके फिर बना देते, अब पूरी एक्सरसाइज बना नहीं सकते, तो हमने उसी में उसके कमेंट में लिख दिया कि माइनस साइन मिस्टेक इज़ देयर, सो डू कैलकुलेशन बाय योरसेल्फ, यू विल गेट द आंसर। आंसर सही था, वो एक जगह प्लस माइनस गलती करके, जैसे हम कहीं लिख दें कि 1 माइनस 1 प्लस एन, ये कट गया, और गलती से 1 प्लस 1 प्लस एन लिख दें और ये काट के लिख दें एन, तो गलती से वो हो गया, तो हो जाता है कभी कभी, बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो अब आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब आप कहेंगे साहब उधर तो रियल पार्ट है नहीं, वहाँ तो जीरो केवल है, एक्चुअली में उधर रियल इमेजिनरी दोनों, 0 प्लस 1 अपान जे 0 ऐसे लिख सकते हैं ना आप, वैसे तो 1 अपान जे नहीं होता है, जे से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, लेकिन 1 अपान जे लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए जब इक्वेट करेंगे तो आएगा माइनस आर टू आर अपान आर वन माइनस आर टू माइनस आर प्लस एल अपान सी आर थ्री बराबर 0। ये आपकी कंडीशन आ गई है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, एल की, ठीक है, तो ये एल वाला टर्म लिखा रहने दो, एल अपान सी आर थ्री बराबर माइनस आर टू आर अपान आर वन, प्लस में आएगा ना, उधर जा रहा है, प्लस आर टू प्लस आर, देख टैली कर ले भाई, कहीं गलती तो नहीं आ रही है, आर टू अपान आर टू अपान आर वन स्मॉल आर प्लस आर टू प्लस आर इज इक्वल टू एल अपान सी आर थ्री, तो एल अपान सी आर थ्री हो जाएगा आर टू आर अपान आर टू, ठीक है, तो एल अपान सी आर थ्री ये हो गई वैल्यू, ठीक। अब बहुत ज़्यादा हो तो यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा उठा करके, ठीक, हाँ तो ठीक है। अब बहुत ज़्यादा हो तो थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे हम, अच्छा रियल पार्ट अभी इमेजिनरी पार्ट नहीं लिखा है ना, तो उसको रब नहीं करेंगे अभी हम, पहले इसी को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो एल की वैल्यू जब लिखेंगे तो सी आर थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ चाहो तो इसको लिख सकते हो आर टू अपान आर वन प्लस 1, और आर को बाहर लिख सकते हो और प्लस आर टू ये लिख सकते हो आप, ठीक है। चाहो तो सी को अंदर ले जा सकते हो, इसको फिलहाल इक्वेशन नंबर कौन सा पड़ेगा, 1 पढ़ा तो है नहीं कुछ। अच्छा ये तो रियल पार्ट इक्वेट किया है, 3 पड़ेगा, 4 पड़ेगा, तो 4 डाल दीजिएगा। अब देखो इमेजिनरी पार्ट ये हुआ जा करके ना, इसको इक्वेट कर दो, तो इमेजिनरी पार्ट के लिए आप क्या करेंगे, इस इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं, तो माइनस आर टू अपान आर वन ओमेगा सी प्लस आर फोर अपान ओमेगा सी आर थ्री बराबर 0। यहाँ से देखिए कंडीशन क्या आ रही है, डायग्राम जानबूझकर अब नहीं कर रहे हैं हम,
थोड़ा इतना टफ बना, देर तक बना रहे तो कम से कम लगे यहाँ क्या डायग्राम है, इतनी मेहनत किया है। तो देखिए R2 अपान R1 ओमेगा C इज इक्वल टू R4 अपान ओमेगा C R3। ओमेगा C से ओमेगा C कट गया तो R1 अपान R2 अपान R1 इज इक्वल टू R4 अपान R3। देखो R2 अपान R1 की ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो इक्वेशन 4 और 5 ये आपकी बैलेंस कंडीशंस हैं एंडरसन ब्रिज की। तो लिखिए इक्वेशन 4 एंड 5 गिव्स द बैलेंस कंडीशन ऑफ एंडरसन ब्रिज, बैलेंस कंडीशन ऑफ एंडरसन ब्रिज। अब देखो चूंकि यहाँ पर हम बैलेंस कंडीशन फाइंड करने के लिए कंडीशन ये है कि इधर करंट ना आए, ये जो आपका डिटेक्टर है ये कुछ करंट को डिटेक्ट ना कर ले या साउंड ना सुनाई पड़े। अच्छा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा और चेंज उसी को करेंगे जो वेरिएबल है। और वेरिएबल कौन है, स्मॉल r और R4, इसी के टर्म में आप लिखेंगे। तो ऐसा करते हैं R2 अपान R1 की वैल्यू इक्वेशन 4 में रख दें। बाई इक्वेशन 5 पुटिंग R2 अपान R1 इन इक्वेशन 4। अब 4 हमने नोट कर लिया, ठीक है, 4 आप नोट करेंगे, हमने 4 नोट कर लिया और यहाँ वैल्यू नोट रख दी L बराबर CR3। इसकी जगह क्या लिखेंगे आप, R4 अपान R3 प्लस 1 इंटू स्मॉल r प्लस R2। अब आप R3 को अंदर ले जाओ क्योंकि R3 के लिए थोड़ा डाइट यहाँ पर है, कुछ खाना पीने वाली चीज़ें हैं। तो यानी ये आ जाएगा C, R3 अंदर जाएगा इसके पास तो आएगा R4 प्लस R3 इंटू स्मॉल r प्लस R2 R3, ये L हो गया। तो ये आपका L निकालने का तरीका हो गया। तो आप देखेंगे बैलेंस कंडीशन निकालने के लिए किसको चेंज करेंगे, R4 को चेंज करेंगे और स्मॉल r को चेंज करेंगे। भाई जो वेरिएबल होंगे वही तो चेंज करोगे ना। भाई कहीं पर आपने ब्रिज बनाया तो एकदम से तो करंट यहाँ जीरो हो नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ साउंड सुनाई पड़ेगा, तो उसके लिए कुछ चेंज करना पड़ेगा ना। तो चेंज किसको करेंगे, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर R4 और स्मॉल r वेरिएबल है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा वी एडजस्ट R4 एंड स्मॉल r, वी एडजस्ट R4 एंड स्मॉल r and when the headphone gives minimum or no sound, and when the headphone gives minimum or no sound, then the circuit is said to be balanced. Then the circuit is said to be balanced, and by using these values of R4 and small r we get the value of L. By using these values of R4 and small r we get the values of L। अब यहाँ पर हम पैरामीटर्स निकालने नहीं जा रहे हैं, आप क्या निकलवा भी नहीं गया, ठीक है, 2 में निकलवा दिया हमने। बहुत ज़्यादा हो तो निकालो अपना, यहाँ से tan phi निकल आएगा, यहाँ से tan थीटा निकल आएगा ना, ये LR सर्किट है, यहाँ से tan phi निकल आएगा, फिर पावर फैक्टर cos phi निकल आएगा, पूरे बता दिए ना आपने। लेकिन यहाँ पर L की वैल्यू रखने में ना नहीं याद आ जाएगी, ये L की वैल्यू है, L हटाना पड़ेगा ना। और फिर R4 की वैल्यू इसके पहले वाले से निकालेंगे, वो तो इजी पड़ेगा, लेकिन L थोड़ा टफ पड़ेगा ना, इसलिए हम नहीं निकाल रहे हैं। तो ठीक है, इसको एंजॉय करिएगा जा करके।